we are going to start the second chapter that is called Kings, Farmers and Towns. Okay. Now I'm going to share the screen. थोड़ा सा स्क्रीन को देख लेते हैं हम और पीपीटी में बात करते हैं क्या क्या है. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Chaliye, Yes. the second chapter we are going to start that is called Kings, Farmers and Towns. So this is the story of the early states and their economy. This is the history from 600 BC to 600 CE. पिछली क्लासेस में हमने बात किया था कि द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन फिनिश होता है 1750 में. इसके बाद से हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होता है कमिंग ऑफ आर्यंस. राइट, कमिंग ऑफ आर्यंस दैट मीन्स 1500 BC से स्टार्ट होता है ये और दैट इज एंड्स टू 600 BC. लेकिन ये पीरियड जो कि हमें मतलब पढ़ना नहीं है, लेकिन इसी में थोड़ा बहुत आपका जो पार्ट रहेगा और हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि 1500 BC to 600 BC this phase is called Vedic era. Right? Yes, sir. Is it right? Yes, Very sir. Yes, sir. good. तो 1500 से लेकर के 600 BC तक का जो पीरियड है उसे हम वैदिक एरा कहते हैं. इस वैदिक एरा को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया था. किसी को याद है, बता सकते हैं? Sir, Rigvedic era and later Vedic era. Very good. Rigvedic era and later Vedic era. Rigvedic era that is from 1500 BC to 1000 BC, right? And the second part that is later Vedic era that is from 1000 BC to 600 BC. तो ये दो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था और इसके पीछे जो डिवीजन है उसका कारण क्या था? इसके कारण दो थे, है ना. Usually why these are classified in two category? Because of their two reasons. Okay, the first one is that the first phase of this era जो इंफॉर्मेशंस है ना हमारे पास, उसके जो सोर्स है वो है ऋग्वेदा. क्लियर है? इससे इसको ऋग्वेदिक कहते हैं. अब ये 1000 BC को ही क्यों डिवाइड किया गया? तो रीजन है 1000 BC में अब तक ये जो देख रहे थे जो मेटल एज हमारा चल रहा था, ये जो मेटल एज था ये कौन सा था? आयरन एज था या फिर कॉपर एज था? Sir. नो, इट वाज कॉपर एज. ठीक है, आप जिस देख रहे हैं यहाँ पे जो इंडस सिविलाइजेशंस की बात की है या फिर जो भी ऋग्वेदिक एरा की बात कर रहे हैं, ये सब मेटल एज है, लेकिन ये सब कॉपर एज है. कॉपर ब्रोंज एज यहाँ पे इस्तेमाल करता था. राइट, अब यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल शुरू होता है. एंड दिस आयरन, अब ये जो आयरन था ये बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है. किसमें? स्टेट्स में. माइक अपना म्यूट कर लीजिए सभी. ठीक है, किसी का माइक अनम्यूटेड है. ओके, गुड. तो 1000 BC में आयरन का इस्तेमाल होता है एंड दिस यूज ऑफ आयरन गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी. कैसे? अब क्या था कि यहाँ पे आप 1000 BC तक आते आते आप देखते हो कि एग्रीकल्चर आर्यंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है तो लैंड के वैल्यूज बढ़ जाते हैं. लैंड के वैल्यूज बढ़ते हैं तो अब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऑक्युपाई करके या ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को साफ करके एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ा काम था ये. और चूंकि उस वक्त जो टूल्स थे जनरली कॉपर के थे या ब्रोंज के थे, और कॉपर और ब्रोंज जो था दैट वाज नॉट एज मच शार्प एज आयरन में भी. तो नतीजा ये हुआ कि जंगलों को काटना थोड़ा डिफिकल्ट होता था. लेकिन जब 1000 BC में आयरन आया तो आयरन से बहुत शार्प हथियार बने, टूल्स बने, वेपन्स बने. इससे दो फायदा हुआ. एक तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर सका, यानी कि जो लैंड एरिया थे प्लांटेशंस के, है ना, उसको काटा गया. जो जंगल थे उसको साफ करके, फॉरेस्ट को साफ करके उसको पैचेस ऑफ लैंड यानी कि खेत के लिए बनाया गया. दूसरी बात यह थी कि आप चूंकि वेपन्स बहुत खतरनाक बन सकते थे, है ना,
तो सीधी सी बात है कि अब ये एक्सपेंशन में हेल्प किया अर्ली स्टेट्स को। तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज लेआउट ऑफ लेसन प्लान। यहाँ पे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया है, इससे हमको जानने में क्या फायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो है कि 600 BC से लेकर के 600 CE तक जो ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसको हम जान पाएंगे कि किस तरीके से हमारे पहले के लोगों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे है ना लोगों ने एक फाउंडेशन तैयार किया इकोनॉमी के लिए और ये पॉलिटिकल साइंस के लिए या पॉलिटिकल एरियाज के लिए। दूसरी बात है कि a patriotism feeling will develop in its mind, feel proud to be an Indian। क्योंकि जब हम बात करते हैं एंसेंट इंडिया की, तो एंसेंट इंडिया में बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे, है ना, जो हमें एक फील देता है ना, प्राउड करने के लिए। क्योंकि आप आपने इंडस पढ़ा, इंडस कितना डेवलप्ड था, इसके बाद आप आर्यन का जो पूरा पीरियड पढ़ेंगे, फिर आप मौर्य, गुप्ता, सभी आप पीरियड आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ जो पैट्रियोटिज्म वाली वो क्रिएट करती है। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में क्या किया, तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन द चैप्टर होगा, रिलेट टू प्रीवियस नॉलेज, अभी जस्ट हमने बात किया इंडस वैली के बारे में। डेवलपमेंट इंटरेस्ट इन देयर माइंड अबाउट द चैप्टर, डेवलप द चैप्टर थ्रू पीपीटी, जैसे हम दिखा रहे हैं इसके थ्रू, और इसके बाद फिर डिस्कशंस होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, राइट? ओके सर। चलिए अब आते हैं मैप की तरफ, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन आपने पूछा था राधियों ने कि सर जो सोर्सेज होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन को जानने का, किसी भी किंगडम को जानने का, वो क्या क्या हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सा बात है ये, ठीक है ना। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमको कुछ अलग सा आंसर ढूंढना है, ठीक है। एक कंप्लीट हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक अपना फ्लेवर है, उस फ्लेवर में हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं, है ना, उसको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आता है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ महाजनपदा एम्पायर, तो इसके लिए ज़्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी सोर्सेज होंगे दैट सोर्सेज विल बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, ठीक है। हम जनरली 2 कैटेगरी में बांट देंगे, एक जो फाइंडिंग्स होगा और दूसरे लिटरेरी सोर्सेज होंगे। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होगी, सबसे पहले जो हम देखेंगे, है ना, इससे स्टार्ट होता है वो महाजनपदा से होता है, ठीक है। व्हाट इज महाजनपदा? एनीवन कैन डिफाइन? सर a group of 16 states. Group of 16 states. Well, any more? Big kingdoms. Big kingdoms. Sir, Janpada means the land where a tribe or jana is used to settle. Yes, and Janpada? Sir, it is the major turning point of the early Indian history. चलिए, वेरी गुड, लॉट्स ऑफ द आंसर्स केम, है ना। तो सबसे पहले जब बात करते हैं महाजनपदा की, तो महाजनपदा से सबसे पहले जनपदा आएगा, जनपदा से पहले जना आएगा, जना से पहले कुल आएगा, कुला से पहले गृह आएगा, है ना। एक्चुअली यहाँ पे आप एक यूनिट की बात करते हैं, सबसे पहले क्या एक यूनिट फैमिली होता है, ठीक है ना। तो एक फैमिली होती थी, एक फैमिली मिलकर के कई फैमिली यानी कि कुल बनता था। कुल के बाद जो हेड होता था उसको कुलपति कहते थे। कई कुल मिलकर के जन बना, यानी काफी सारे लोग बने, ठीक है। और जन मिलकर के जनपदा बना। तो जनपदा, जन को आप विलेज के रूप में देख सकते हो, जनपदा को आप डिस्ट्रिक्ट के रूप में देख सकते हो, और जो महाजनपदा है इसको आप किस रूप में देख सकते हैं? सर स्टेट, स्टेट्स के रूप में। वेरी गुड। हाँ, इसमें क्या था कि महाजनपदा में क्या वो कई स्टेट्स मर्ज किए, है ना। आफ्टर द मर्जर ऑफ द मेनी स्टेट्स इट केम एज द एग्जिस्टेंस ऑफ महाजनपदा। जिसमें से 16 महाजनपदा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ा गया है। और उस 16 में सबसे जो इंपॉर्टेंट महाजनपदा कौन सा है? यस, मगधा। वेरी गुड, ठीक है ना, जिसको आप आके आपको पढ़ना भी है। चलिए आगे बात करते हैं महाजनपदा, ठीक है। तो महाजनपदा की जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है, ये सबसे पहले देख रहे हैं कि फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC to 1900 BC
to Vedic period 1500 BC to 600 BC to Mahajanpada और 600 BC to 325 है ना, जो पूरा पीरियड हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। सोर्सेस क्या क्या हो सकता है इसका, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, अंगुत्तर निकाय है ना, महावस्तु, उसके बाद जैन टेक्स्ट, भगवत गीता, यानी कि ये सब लिटरेरी सोर्सेस की बात कर रहे हैं। और जो हमारा फाइंडिंग्स आएगा वो हमारा हो जाएगा एक्सकवेशन सोर्सेस होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, Yes, sir. दीज आर द वेरियस महाजनपदा। ये सारे महाजनपदा को आपको याद रखना है सर सारा को नहीं Yes, है। sir. सर नहीं सर। नो नीडेड, ओके, जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग इसको याद रखते थे, है ना। क्यों आज क्यों याद नहीं रखते? क्योंकि पहले के एजुकेशन सिस्टम में काफी आज के बदलाव है। ये पहले क्या था, थोड़ी सा मेमोरी बेस्ड ज्यादा होता था। आज के क्वेश्चन पे मेमोरी बेस्ड नहीं होता है, बल्कि आपके एनालिटिकल अप्रोच क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, है ना। और जो एक तरह से गुड थिंग है, पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते थे। आज के डेट पे आपको जो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि ये सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। यानी कि उस वक्त की सोसाइटी के बारे में आप पढ़ते हो, उस वक्त के आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उसको हम याद करेंगे, ठीक है ना। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मगधा, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ये सारे मैप में आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट से। अब आते हैं मगधा, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे पहला आता है कि मगधा जनपदा है कहाँ, तो इसके प्रेजेंट लोकेशन कहाँ कहाँ पे बता सकते हैं? बिहार सर। सर मॉडर्न डे बिहार। सर बिहार। बिहार, वेरी गुड। बिहार में कहाँ पे? हाँ वेरी गुड। बिहार में कहाँ? सर पटना। सर पटना। पटना, चलिए वेरी गुड। चलिए अब इस डायनेस्टी की जब बात करते हैं मगधा का, तो मगधा का जो फाउंडेशन हुआ ये पटना में नहीं हुआ, ठीक है। इसका फाउंडेशन कहाँ पे हुआ? राजगाहा, जो आज के डेट पे राजगीर कहलाता है। कुछ लोग अगर बिहार से कनेक्टेड होंगे या है ना बुद्धिज्म वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक जगह है राजगीर, जिसे राजगीर, राजगाहा, राजगृहा ये भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नई डायनेस्टी, एक नया जनपदा क्रिएट हुआ जिसे हम मगधा कहते हैं। इस मगधा जनपदा का जो सबसे पहली कैपिटल थी वो राजगाहा थी। क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. कुछ लोगों ने अभी पाटलिपुत्रा ने पटना कहा, तो पटना क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो सेकंड कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी, जो आज हम पटना के नाम से जानते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अब इसमें आप देखेंगे कि अर्ली जो मगधा महाजनपदा है, इसमें बेसिकली 3 मेन डायनेस्टीज थे जिन्होंने रूल किया, ठीक है। इस डायनेस्टीज के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट यू हैव टू कीप इन मेमोरी। आपको कुछ याद रखना है, क्योंकि हिस्ट्री आप लिखते हो ना, तो आपका जो एक बैकग्राउंड कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है कि ये सब एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है और पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये अप्लाइड साइंस है ये। तो अप्लाइड साइंस में होता है क्या कि आपका बैकग्राउंड खुद को तैयार करना होता है, इसको याद रखने के लिए। क्योंकि आप इसमें रटने पे नहीं जाओगे, रटने में आप चले गए दैट मींस के दैट इज, है ना, वो यूजलेस हो गया। वो आपका रटना नहीं है, बल्कि आपको एक अपने से एक कंसेप्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मगधा जनपदा में जो फर्स्ट डायनेस्टी आया था वो था कौन सा? हरियंका डायनेस्टी। क्लियर? यस सर। यस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगधा एम्पायर या मगधा महाजनपदा, तो दैट वाज हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दैट इज आल्सो आस्क्ड। हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सर बिम्बिसारा। बिम्बिसारा। यहाँ पे एक नाम आता है बिम्बिसारा, और एक और नाम आएगा, फादर ऑफ अशोका। क्या नाम था उसका? अशोका के पापा का नाम क्या था? Bindusara. वेरी गुड। तो इस डिफरेंस को आपको बिल्कुल समझना है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सारा जो है ना, कहीं सारा अली खान नहीं कर दे आपका, ठीक है। तो ये बिंदुसारा और बिम्बिसारा अलग रखना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस तो बिंदु जो है वो चला जाता है मौर्य में, और बिम्बी जो है वो आया था हरियंका डायनेस्टी में। तो आपको बिम्बिसारा का बिल्कुल कंसेप्ट याद रखना है कि बिम्बिसारा ने एक नई डायनेस्टी का फाउंडेशन किया जिसे हम हरियंका डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बिम्बिसारा को बाद जो किंग आता है उसका बेटा अजाता शत्रु, है ना। अजाता शत्रु
इसने अपने फादर बिम्बिसारा का मर्डर भी किया, ठीक है। इसके फाइंडिंग्स भी अभी हैं, कभी अगर आपको मौका मिले राजगीर में जाओगे तो आपको वो टूटा फूटा है लेकिन एक जहाँ पे कैद करके रखा था है ना, वो चीज़ें दिखाई देती है वहाँ पे। इसके बाद आप उदयन आया, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद आप दूसरी डायनेस्टी आती है शिशुनागा डायनेस्टी, जिसमें शिशुनागा फाउंडेटर इसका फाउंडर था। इसके बाद काला अशोका, याद रखिएगा अशोका और काला अशोका में फर्क है, ठीक है ना। वो अशोका था और ये काला अशोका है। तो अशोका आपका मौर्य डायनेस्टी और काला अशोका आपका शुंगा डायनेस्टी। क्लियर? ये सॉरी शुंगा, हाँ शुंगा डायनेस्टी। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, Yes, sir. इसके बाद आता है नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी से अपने थोड़ा सा जो अपडेट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के बाद हिस्ट्री पूरी तरह से कंटिन्यू हो जाता है। नंदा डायनेस्टी, इसमें दो नाम है, आप बिल्कुल याद रखना। एक है महापद्मानंदा और दूसरा है धनानंदा। 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 वेरी गुड। महापद्मानंदा यानी इस पूरी डायनेस्टी का, इस पूरे मगधा जनपदा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग कौन था? महापद्मानंदा, है ना। यानी इसने साउथ तक, है ना, जो साउथ के महाजनपदा थे वहां तक अपना एक्सपेंशन करने में कामयाब रहा। इसके बाद आता है धनानंदा। धनानंदा जैसा नाम से लग रहा धन, है ना। यस सर। यस सर। धनानंदा, इसको धन का बहुत लालच था, है ना। और ही जस्ट यूज्ड टू लव वेल्थ, धन को, इससे धन को इकट्ठा करना इसको बहुत मजा आता था। और ये माना जाता है कि आज भी राजगीर की पहाड़ियों में कई धन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये छुपा कर रखता था। और ये डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो था धनानंदा। धनानंदा के साथ ही इस डायनेस्टी का अंत होता है और इस मगधा महाजनपदा का अंत होता है। और ये अब जनपदा के बाद अब यहाँ से एम्पायर का सिस्टम तैयार होगा। और ये एम्पायर में जो फर्स्ट एम्पायर की हम बात करेंगे वो कौन सा एम्पायर होगा? मौर्य। मौर्य एम्पायर। वेरी गुड। यानी कि मगधा जो आपका महाजनपदा है ना, इसका जो सक्सेसर है वो है आपका मौर्य एम्पायर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन Yes, के sir. पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्वेश्चंस आपके महाजनपदा से बनते हैं, ठीक है। आपके अगर कॉपी क्रम तैयार है तो यू मे राइट इट। ओके, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बन सकता है, किसी का आइडिया है? तो व्हाट आर महाजनपदा? यस, क्या बोले, फिर से बोलिए। सर व्हाट इज महाजनपदा? नो, ये तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा सर, क्योंकि ये महाजनपदा का कहीं ना कहीं सीक्वेंस। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये पूछ सकता है मगधा का कैपिटल कौन सा था। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो पूछते हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। 3 मार्क्स से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है? चलिए, कोई बात नहीं। Yes, what were the causes of rise of Magadha as a most important empire? Clear? जितने भी जनपद आए उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर, है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? देखिए, जो लोग भी बैठते हैं यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा अपना ऑडियो सिस्टम को चेक करके रखिए, है ना, क्योंकि आपको मेरे से बात करना भी जरूरी है ना, और दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो ये भी जरूरी है, ठीक है। तो कोई लोग अगर स्टैंड फैन चला के रखते हैं तो बिल्कुल थोड़ा देर के लिए आप उसको बंद कर दीजिए, दूर कर दीजिए, या कुछ और, है ना, का यूज़ कीजिए, इससे दूसरे को डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मगधा एम्पायर है ना, इसके राइज होने के क्या कारण है, ठीक है। वाई मगधा एम्पायर इमर्ज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर। क्लियर? यस सर। गुड। तो अब इसको पॉइंट में लिखना है आपको आंसर। पहला कोर्स क्या लिख सकते हैं, किस कारण से ये मगधा जो है दूसरे एम्पायर के बनिस्पत, दूसरे कंपेयर टू अदर महाजनपदा वाइट राइज्ड, ये आगे क्यों बढ़ा? सर एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था सर। आयरन भी मिलता था, आयरन माइंस थे उधर। आयरन भी तो मिलता था, साइट ऑफ रॉ प्रोडक्ट। सर गंगा यमुना ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे है तो बहुत फर्टाइल लैंड था। वेरी गुड। सर एलिफेंट्स की अच्छी तो एलिफेंट्स थे population थी। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आर्मी के लिए। वेरी गुड। चलिए, तो बहुत सारे आंसर आ गए। अब इसको करना क्या आपको, पॉइंट वाइज नोट अरेंज करना। करके लिखना है। अब इसको आपको बिरयानी बनाना है। ये खिचड़ी है, ठीक है, खिचड़ी समझते ना आप?
यस सर। हाँ, इसको बिरयानी बनाना है, थोड़ा सा चिकन को अलग डालेंगे, है ना, राइस को अलग डालेंगे, है ना, और आलू को अलग डालेंगे, और उसके बाद इसको एक अच्छा सा डिश तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन। क्लियर? पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, द फर्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल कंडीशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ज्योग्राफिकल कंडीशंस में कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करती हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज क्या? राजगाह। एंड राजगाह वाज फोर्टिफाइड बाय 3 सेट्स बाय हिल्स। यानी ये जो मगधा एम्पायर की जो फर्स्ट कैपिटल थी राजगाह, ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा था, हिल से घिरा था। इससे क्या फायदा हो सकता है? सर नेचुरल प्रोटेक्शन होता था। वेरी गुड, दैट मीन्स कि ये जो फॉरेन अटैक था, एक्सटर्नल अटैक थे, उससे ये सेफ हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास मिसाइल नहीं था क्या उस वक्त मिसाइल? नो सर। नहीं, तो सीधी सी बात है, पहाड़ी को भेद करके अटैक तो नहीं कर सकता था। दैट मीन्स के ये जो सिविलाइजेशन, ये जो एम्पायर था, ये एक्सटर्नल अटैक से सेफ हो गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. चूंकि Yes, कोई sir. भी एम्पायर है, अपने इनकम का सबसे ज्यादा जो सोर्स होता है, ये अपने इनकम का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ करता है? Sir, military. मिलिट्री Sir, पे। iron तो mines. आयरन माइंस पे। अपने पैसा खर्च आयरन माइंस पे क्यों करेगा? आयरन माइंस सबके पास हो सकता है क्या? क्वेश्चन इज No, Sir, sir. अपने घर के नो कोई सर। भी किंगडम सबसे ज्यादा, इवन आज की बात कर लो, आज भी इंडिया अपने इनकम का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ करता है? Defense. सर डिफेंस, डिफेंस में। है ना? क्योंकि सबसे पहली बात यही होता है कि भाई कंट्री को तो पहले डिफेंड करना है ना? तो यहाँ पे भी अब ये तो सीधी सी बात है कि मॉडर्न की बात करें, जब एंशिएंट की बात करें तो यहाँ पे अटैक और ज्यादा था। उस अटैक से सेव करने के लिए, है ना, मिलिट्री पे खर्च करने पड़ते थे। तो सीधी सी बात है, जब ये एक्सटर्नल अटैक से सेव हो गया तो इसका सारा ध्यान डिफेंस के बजाय किस पे लेगा? डेवलप, सर इकोनॉमिक ग्रोथ। है ना? तो रिसोर्स जो डेवलपमेंट है उस पे काम पड़ा, ये हो गया। अब आते हैं दूसरी कैपिटल। व्हाट इज द सेकंड कैपिटल ऑफ राजगाह या मगधा? सर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। वेरी गुड। द सेकंड कैपिटल वाज पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र भी एक स्पेशल फीचर है, क्या है बताइए? किसी ने बताया था कि यहाँ पे रिवर्स हैं? सर पाटलिपुत्र में सर गंगा रिवर के होने के सर कारण गंगा यमुना का ट्रिब्यूटरीज है, तो वहाँ पे सर कम्युनिकेशन काफी अच्छा। कौन कौन सा रिवर है? कौन कौन सा रिवर है यहाँ पे? सर एक तो सोमनी रिवर है, गंगा और यमुना। यमुना नहीं है। यमुना है क्या? सर सोम रिवर। गंगा है, सोन है और गंडक है ना? यही है ना? यस सर। एक्चुअली हालांकि अगर नहीं नाम याद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं कि ये पाटलिपुत्र जो था वो 3 साइड से सराउंडेड बाय रिवर्स थे। ठीक है? इससे क्या हुआ? ये भी एक्सटर्नल अटैक से सेफ हो गया ना? क्योंकि उस वक्त नेवी सिस्टम इतना डेवलप नहीं था कि भाई वो आपके वाटर एरिया से कोई किसी को अटैक कर सकता था। ठीक है? तो अब ये भी सेफ हो गया। तो नतीजा ये हुआ कि इसकी फर्स्ट कैपिटल, सेकंड कैपिटल, यानी इसकी जो लोकेशन थी जिसके चलते ये एक्सटर्नल अटैक से सेफ हो गया और ये अपना सारा ध्यान अपने डेवलपमेंट पे कर सका। अब दूसरी पॉइंट आते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है? दूसरे पॉइंट आते हैं। दूसरे क्या लिख सकते हैं? फर्टाइल लैंड, है ना, एग्रीकल्चर जो आपने कहा। क्योंकि इसकी जो सेकंड कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र और रिवर के साइड से सराउंडेड थी, तो नतीजा ये है कि इसके पास जो लैंड था काफी फर्टाइल था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सरप्लस में था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस में होने के वजह कर, है ना, जो दूसरे बिजनेस थे या दूसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यूज थे वो जनरेट हुआ और इसके पास काफी हद तक पैसा आया, है ना, जो अपने पैसे को अपने डिफेंस पे या अपने डेवलपमेंट पे लगाया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या हो सकता है? थर्ड में आपने आयरन माइंस। हाँ कई पॉइंट बताए जिसको आप थर्ड में लिख सकते हो, जैसे आयरन मैंस, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन मैंस। ठीक है?
यानी कि ये जो राजगाह थे, है ना, राजगाह चूंकि हिल साइड में था, यहाँ पे बहुत सारे आयरन मैन्स थे और इस आयरन मैन्स का यूज हुआ दो तरीके से। इस आयरन का दो तरीके से यूज कैसे हुआ बताइए? सर Sir, एक for Sir, tools and tools and weapons. weapons. For tools and weapons. सर टूल्स वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। तो दैट मीन्स के यहाँ पे दो था, एक तो टूल्स चाहिए था एग्रीकल्चर करने के लिए जो प्रोवाइड किया गया, दूसरे वेपन्स चाहिए थे, उसने प्रोवाइड किया। वेरी गुड। इसके बाद आपने बताया एबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सही बात है, एलिफेंट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है ना। लेकिन जब तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट आप जरूर यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है, वो करेंगे किसको? कंट्रीब्यूशन ऑफ द किंग्स। सारे रिसोर्सेज हो लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज करने वाला बंदा नहीं है, तो क्या वो सक्सेस कर सकता है? No, नो sir. सर। No, sir. नहीं कर सकता है। एक रक्षा पुलर का बेटा आईएएस बन जाता है और एक आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन पाता है ना। ये क्या दिखाता है? Yes, sir. कि रिसोर्सेज को यूज करने वाला, है ना, आदमी होना चाहिए सही से। तो अब आते जाते यहाँ पे जो रिसोर्सेज को यूज करने वाले लोग थे, किंग्स की बात करते हैं, तो मिरेकली रूप में कह दीजिए, है ना, इसका फेट था इस जनपदा का कि इसे बहुत बड़े बड़े किंग मिले, है ना। जैसे बात कर रहे थे बिंबिसारा की बात कीजिए, अजातशत्रु की बात कीजिए, या महापद्मानंदा की बात कीजिए, या धनंदा की बात कीजिए, तो सब एक से ग्रेट किलर मिले हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसमें अजातशत्रु को आप अलग से लिख सकते हो। अजातशत्रु ने कुछ इन्वेंशंस किए थे, है ना, वेपन्स में। दो वेपन्स का नाम इसमें लिया जा सकता है। किसी को आइडिया है ये वेपन्स कौन कौन से थे? सर एक तो सर राजमुसला कुछ था सर। रथ मुसला ये सर एक राजमुसला और एक सर महामुसला थे। नहीं, रथ मुसला और महाशिला कंटका, ठीक है। रथ मुसला क्या था? नेम से आपको लग जाएगा, रथ और मुसल का मतलब होता है गदा, ठीक है। ये क्या किया था कि अपने रथ में बहुत सारे गदा बांध देते थे, है ना, बहुत शार्प, है ना, हनुमान जी का जो गदा है उसको बांध लेते थे और उसको आर्मी के अंदर कूद जाते थे लेकर के। इससे क्या होता था, जो दुश्मन की आर्मी होती है उसमें भगदड़ मच जाता था, ठीक है। जिसको सटता था कट जाता था, मर जाता था। तो एक ये इसको साथ किया। दूसरा है महाशिला कंटका। ये महाशिला कंटका क्या था, जिसको आप समझ सकते, जो गुलेल समझते हो आप लोग? यस सर। हाँ, जिसमें एक पत्थर रख करके रबर को खींच करके छोड़ देते थे, पत्थर दूर जाकर गिरता था, है ना। इसमें ये क्या करता था कि जो प्लांट थे, ट्रीज, उसको यूज किया। जो लचीले प्लांट होते थे उसको क्या करता था, खींच करके उसमें एक बड़ा सा, है ना, रबर ऐसा कुछ बांध देता था और उसमें पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रख देते थे और खींच करके उसे फेंकते थे दूर में। यानी कि जो आज का मिसाइल है, मिसाइल वही काम करता है ना, एक जो बारूद होते हैं या गोला होता है उसको दूर तक गिराता है। तो इस तरह से बड़े बड़े पत्थर उस पर गिराए जाते और ये भी कहीं ना कहीं इसको बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो इतने सारे पॉइंट्स मिल गए, तो इसमें से सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको लिख देना है। यानी कि आप ज्योग्राफिकल एरियाज लिख सकते हैं, है ना। दूसरे आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड लिख सकते हैं, और एलिफेंट भी लिख सकते हैं, और माइंस भी लिख सकते हैं, आयरन माइंस। और तीसरे में आप लिख दीजिए कंट्रीब्यूशन ऑफ किंग्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ महाजनपद इज कंप्लीटेड। किसी को डाउट है यहाँ पे पूछिए। No, sir. No, sir. आगे बढ़े। No. Yes, sir. चलिए, दूसरा क्वेश्चन इससे क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है कि फीचर्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? फीचर्स ऑफ महाजनपदा, ठीक है। कुछ कॉमन फीचर्स सभी के थे, अब कुछ अलग से थे, तो फिर फीचर्स को लिखना है महाजनपदा के। तो सबसे पहला होगा कि महाजनपदा का फीचर क्या हो सकता है? सर 45 था सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने बताया? सर तानिया विश्वास। वेरी गुड। एक्चुअली स्क्रीन शेयर होता है तो कुछ दिखता नहीं है आपको। चलिए, तानिया, वेरी गुड। तो पहला ये थे कि पहला लिखेंगे आंसर, एवरी और ईच महाजनपदा वाज फोर्टिफाइड। क्लियर? Yes, sir. सभी महाजनपदा Yes, sir. फोर्टिफाइड थे, यानी किला बंद था, चाहे नेचुरल हो या खुद से बनाया हो, ह्यूमन मेड हो। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये लिख दिया। दूसरा, अब दूसरा क्या हो सकता है?
सर महाजनपदा Will सर each रूल्ड had बाय a capital किंग्स city? एंड यस, एक आदमी बोलिए, है ना, वन टाइम आर्मी। चलिए, वेरी गुड। सेकंड लिख सकते हैं, है ना, कि ईच महाजनपदा है इट्स ओन आर्मी, है ना, ओन ट्रेंड आर्मी। ऐसा नहीं था कि भाई वो मिशंस थे या फिर उस तरह से लड़ाई करते थे, भाई जरूरत पड़ा था आगे, बल्कि इसके ट्रेंड आर्मी होते थे, पेड आर्मी होता था, ठीक है, उसको पेमेंट मिलते थे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए, थर्ड क्या हो सकता है? सर Capital city. वेरी गुड। ईच महाजनपदा हैज इट्स ओन कैपिटल। क्लियर? Yes. तो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स आ गए आपके। एग्जाम में लिख लेंगे? Yes, sir. यस सर। दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको? नो सर। No, No, sir. तो जब यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत फोकस होकर बैठे, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत उस तरह से नहीं पड़े। सिर्फ रिवीजन आप कर सकते हो, है ना, ताकि आपके लैंग्वेज थोड़े से बेटर हो जाए एग्जाम में लिखने के लिए। बाकी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इफ यू नो योर आंसर, नो, है ना, तो आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो तो दैट मीन्स यू कैन ओन ट्रांसलेट योर थॉट्स। आपके जो थॉट्स आपको खुद को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कंसेप्ट हो। कंसेप्ट अगर नहीं है ना, तो आप नहीं समझा पाओगे। कंसेप्ट होगा, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं भी है तब भी आप समझा पाओगे, है ना, यानी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। जब कम्युनिकेट कर रही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी होता है कि भाई 3 का 3 हमको लाना है, 8 का 8 लेना है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज हमको ध्यान देना पड़ता है। ये लिटरेचर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान हमको देना पड़ता है कि ताकि वर्ड के जो सिलेक्शंस हो वो सही हो। तो ये 3 फीचर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स थे क्या? Sir, social categories, sir. Sir, bureaucracy. सर महाजनपदा सर Sir, बहुत Varna सारे system. गना और संघास में सर डिवाइडेड थे सर। नहीं, वो तो महाजनपदा बना ही उसी से है ना। Sir, social categories, sir. The Varna system. Varna नहीं, system. ये वर्णो सिस्टम की जब बात करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वैदिक एरा में। ये वैदिक एरा का फीचर था, महाजनपदा का नहीं था। क्लियर? Okay, sir. Selected by ruler. चलिए, गना और क्या बताया Sir. आपने? एक, हाँ बोलिए। यस यस, गो अहेड। Sir, bureaucracy and taxation. चलिए, वेरी गुड। Mahajanapada, the Mahajanapadas were marked by individual holdings of land. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में आप कर सकते हैं इसका। कुछ लोगों ने कहा ब्यूरोक्रेट्स कहा, कुछ लोगों ने संघा कहा, गना कहा, है ना। तो यहाँ पे 2 तरह के महाजनपदा थे, ठीक है। एक तरह का महाजनपदा जो ऑटोक्रेटिक यानी है ना, रूल्ड बाय द रूलर। क्लियर? यस सर। किंग्स थे। और कुछ महाजनपदा में ग्रुप ऑफ किंग्स थे, ठीक है, यानी सिंगल रूलर नहीं था, बल्कि 3-4 रूलर होते थे, है ना, ग्रुप होता था, वो रूल करता था, एक समिति होती थी वो रूल करता था। यानी कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक सेटअप को दिखाता है। Sir, यस sir, social categories तो भी हो सकता है ना सर? अच्छा, ये नहीं, सोशल कैटेगरी बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये सोशल कैटेगरी की जब बात करेंगे तो वैदिक में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ महाजनपदा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो महाजनपदा का ही प्रॉपर आंसर आना चाहिए। तो जो आपने पहला कहा कि ईच कैपिटल ईच वाज फोर्टिफाइड, है ना, दूसरे का आपने कहा कि सभी के अपने अपने पेड आर्मीज थे, तीसरे आपने कहा कि सभी के अपने अपने कैपिटल्स थे, फोर्थ आपने कहा कि कुछ महाजनपदा, सम महाजनपदा were ruled by the king and some महाजनपदा were ruled by the group of kings. Clear? यस Yes, सर। sir. तो नाम याद है ग्रुप ऑफ किंग्स का? कौन सा था जो ग्रुप ऑफ किंग्स के रूल करते थे इसमें? The Cholas, Pandyas. Basically जो साउथ इंडिया में जो महाजनपदा थे, जो डायनेस्टी था। अच्छा, और कोई? वर्ल्ड की सबसे जो एंशिएंट डेमोक्रेसी है वो कहाँ से आई है? सर रोम से। रोम से आई है? नो, इंडिया से आई है, इंडिया से आई है, ठीक है। और इसी चैप्टर में है वो। नाम बताइए, तो कौन सा महाजनपदा था जहां पे ग्रुप ऑफ रूलर्स थे, ठीक है। Sir, Castrius. Pajji.
नो। Sir, Vaji. सातवाहन वज्जी। वज्जी भी था संगा हुआ, लेकिन ये वज्जी इसका सर नहीं है ना। वज्जी भी संगा था, नो डाउट, है ना। वैशाली का नाम सुना आपने? यस सर, वज्जी का कैपिटल। हाँ, तो ये वज्जी जो संगा बता रहे हैं वैशाली, ठीक है ना। तो वैशाली का जो कैपिटल एरिया था, है ना, ये माना जाता है कि यहाँ पे काफी हद तक डेमोक्रेसी थी, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी का जो एक इंसिडेंट जो आप सीट्स कह सकते हो, है ना, वो यहाँ से देखते हैं। क्लियर? यस सर। Yes, कोई डाउट sir. यहाँ तक? Yes. इज देयर एनी डाउट? No, नो sir. सर। नो। तो दैट मीन्स कि मगधा महाजनपदा की जो स्टोरी थी ये फिनिश हो गई यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आपने आज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखा है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार 8 मार्क्स के बन जाते हैं, है ना, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो। ठीक है, सर 8 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आ सकता है? 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये कर देगा कि व्हाट वर द वेरियस फीचर्स ऑफ महाजनपदा, और सेकंड क्वेश्चन में ऐड कर देगा व्हाई मगधा इमर्ज एज मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपदा। ठीक है, ओके सर। तो पार्ट वाइज लिख देंगे इसको, मतलब सिंगल क्वेश्चन ये है, कई बार इसको लॉन्ग में कर दिया जाता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. तो महाजनपदा आपका कंप्लीट हो गया है। अब महाजनपदा के बाद अब हम लोग कल यानी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग अब एम्पायर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक, अब वहाँ पे जो जाना है थोड़ा सा एक बता देता हूँ मैं कि द लास्ट एम्पायर ऑफ द मगधा जनपदा एम्पायर कौन था? सर एक बार बताइए। क्वेश्चन रिपीट करिए ना। द लास्ट एम्पायर ऑफ मगधा जनपदा, अशोक सर धनानंदा। के धनानंदा। ठीक है, तो यहाँ नाम याद रखना है, क्योंकि धनानंदा के बाद ही यहाँ से फिर नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी, यानी धनानंदा के डेथ के बाद से। ठीक है, तो ये हिस्ट्री अपने आप में एक तरह से कंटिन्यू होगी। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ अलग अलग नाम आए थे, जैसे वर्ना सिस्टम आ गया, है ना, और क्लासिफिकेशन जो है ये कास्टिज्म या वर्ना का आ गया। तो इसको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, है ना। मैंने पहले क्लास में आपको बताया था ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में कि जो वैदिक पीरियड है यहाँ पे वर्ना सिस्टम था। वर्ना क्या था? देयर आर 4 वर्नास, है ना, 4 वर्नास थे। किसी को याद है? सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेरी गुड। चलिए, और कोई बताइए, ब्राह्मणा क्या थे? किसको ब्राह्मणा किसको बोलते हैं? तो सबसे हायर में जो थे। हायर थे। इसका ग्रोथ कहाँ से हुआ था? इसका ग्रो अप कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिन कहाँ से? तो जो प्रीस्ट थे, जो मॉन्क्स थे इंडियन हिस्ट्री में। सर 6th सेंचुरी में सर ब्राह्मण वो धर्म सूत्र लिखने लगे संस्कृत में, और उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस नॉर्म्स को धर्म सूत्र में लिखा, और उसमें से ये वर्णा सिस्टम एक था। फिर आश्रम सिस्टम वो सब भी था। चलिए, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और इसके आंसर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। राइट, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वर्णा सिस्टम है क्या? तो ऋग्वेदा का जो सबसे लास्ट सूक्ता है दैट इज कॉल्ड पुरुष सूक्ता। क्या बोलते हैं? पुरुष सूक्ता, पुरुषा सूक्ता, पुरुष। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। गुड। पुरुष सूक्ता में ये कहा गया कि इस पूरे जो संसार है ना, आपको पता है कि संसार का क्रिएटर कौन है? हु इज द क्रिएटर? हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से इस संसार का इस ब्रह्मा। सर ब्रह्मा। हाँ, तो इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के जो बॉडी पार्ट है उसी बॉडी पार्ट से इन 4 वर्णास का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे आते हैं ब्रह्मा भगवान का मुंह। ठीक है, मौत। यहाँ से किसका ओरिजिन हुआ? ब्राह्मण का, ब्राह्मण, है ना, क्योंकि ब्राह्मण का जो प्रोफेशन है वो क्या है? याचना करना, मंत्र उच्चार करना, है सर ना, मंत्र बोलना। यानी मुंह के खाता है ना ब्राह्मण। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन है, इसका जो ओरिजिन है वो मुंह से हुआ है, इसलिए टॉप पे। अब आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय
किस रूप में जाने आते हैं ये? सर हाथ सर भुजा। arms sir, मसल्स के लिए, arms. पावर के लिए, है ना, जानते ही है। जैसे ब्राह्मण्स को हम लोग एक नॉलेज के लिए मानते हैं, ब्रेन के लिए मानते हैं, है ना, उसी तरीके से क्षत्रिय को एक सिंबल के रूप में देखा जाता है, वॉरियर के रूप में। तो ब्रह्मा भगवान के जो मसल्स है ना, आर्म्स, इस आर्म्स से क्रिएट हुआ कौन? क्षत्रियास। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, थर्ड वर्ना। थर्ड वर्ना क्या है? क्षत्रिय, वैश्यास। ये वैश्य क्या करते थे? सब बिजनेस ट्रेड। तो पहले ट्रेड क्या था कि भाई गया पलता में एक दुकान खोल के बैठ गया या बैरकपुर में दुकान खोल के बैठ गया। पहले स्टेप का बिजनेस था? नो सर। नहीं, पहले बिजनेस क्या होता था? सर एग्रीकल्चरल बिजनेस। एग्रीकल्चर होता था, या फिर और बिजनेस होते थे, घूम करके होते थे ना? जी सर। हाँ, लोग मूव करते थे। तो मूव करने के लिए क्या चाहिए आपको? उस वक्त गाड़ी थी, So पैर पैर, चाहिए था। पैर. तो लेग से, ठीक है, ये थाइस जो हमारा है, लेग, इससे ओरिजिन किसका हुआ? सर वैश्यास। वैश्य. अब आ जाते हैं सबसे नीचे का पार्ट, है ना, जो हमारा फुट है, तलवा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? पूरे बॉडी को चलने में मदद कर रहा है ना, यानी ये सेवा कर रहा है ऊपर के कंप्लीट तीनों को। तो ये हो गया कौन? शूद्रस। शूद्रास। शूद्रस. तो इस कैटेगरी में सबसे जो नीचे आएगा वो कौन आएगा? शूद्रस। शूद्रस। शूद्रास थे, जिसे अनप्रिविलेज कैटेगरी था ये, है ना, इसको किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं था, और इसको ये माना गया था कि इनका जो जन्म हुआ है वो सेवा के लिए हुआ है। क्लियर है? तो ये था वर्णा यस सिस्टम। सर। आइए पूछा जाता है वर्णा सिस्टम क्या है, चारों लिखिए, या चारों के प्रोफेशंस लिखिए आप, ठीक है। तो पहला ब्राह्मण का क्या है? मंत्रोच्चार करना, याचना करना, सैक्रिफाइसेस करना, है ना, और दान देना या लेना? सर देना। लेना. सर लेना। सर। लेना। लेना। ब्राह्मण कभी दान नहीं देता किसी को, ठीक है, ब्राह्मण दान लेता है, ठीक है, सैक्रिफाइसेस लेगा। अब आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है सबसे पहला क्या? लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के जान माल की रक्षा करना, है ना, चूंकि वो किंग है ना। वर्णा की रक्षा करना आपका काम है, वर्णा को भी रक्षा कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, साथ ही साथ दान लेना और दान देना. देगा किसको? ये So ब्राह्मण. ब्राह्मण्स को, है ना, किंग से ऊपर ब्राह्मण है ना, किंग के ऊपर ही ब्राह्मण्स है, तो उसका काम। अब वैश्यास, तो वैश्यास का काम था ट्रेड करना, बिजनेस करना, है ना, और अपने से ऊपर वाले 3 वर्ण की सेवा करना, यानी उसको दान देना, और दान लेना भी था, दान ले सकता था ये नीचे वाले से, ठीक है। और नीचे वाले के पास कोई प्रिविलेज नहीं था, इसका काम सिर्फ दान देना था, लोगों की सेवा करना था, है ना। तो ये था वर्णा के काम। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes sir. यस सर। चलिए, Yes, तो आज sir. की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो Sir. मच। Thank you, थैंक यू sir. सर। यस सर यस सर। सर हमारे एग्जाम के बारे में कोई अपडेट है क्या? एग्जाम का अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन मंथली टेस्ट मैं लूंगा, ठीक है। सर वो ऑनलाइन ही लोग- होगा ना? हाँ, ऑनलाइन होगा, और ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर ये 2 chapters का ब्रेक्स test एंड बोन्स होगा। और ये वाला? हाँ बिल्कुल। तो पहला चैप्टर और का आप सर रिवीजन करना offline- शुरू कर दीजिए। ऑफलाइन अभी अच्छा। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंट्री के सिचुएशंस पे, कैसे डिसीजंस आते हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो फिलहाल ये मानना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ऑनलाइन ही चलेगी। अभी जो कुछ करना हम लोग को ऑनलाइन ही करना है, ठीक है, जब तक कि ऑफलाइन के लिए कोई ऑर्डर नहीं आता, राइट। सर Sir, MCQ कुछ आएगा या चैप्टर फिर- रिड्यूस हुआ है सर. नो, चैप्टर जो पिछली बार था अभी तक वही हम लोग मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है। क्योंकि चैप्टर रिड्यूस के पिछली बार भी हुआ था, तो चैप्टर जो रिड्यूस हुआ था वो सेकंड बुक से हुआ था। अभी तो चूंकि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक ही चल रहा, तो यही मानकर चलते हैं कि अभी तो फर्स्ट चारों पढ़ना, इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। सर आप कब Okay, लेंगे sir. टेस्ट? ये चैप्टर जैसे फिनिश होने के आसपास रहेगा, है ना, आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। ओके सर जैसे 11 में MCQ आता था और ऑब्जेक्टिव आता था, तो सर इस बार वैसे ही आएगा?
आ, देखिए, एमसीक्यू टेस्ट तो रहेगा ही, है ना, चूंकि एमसीक्यू टेस्ट लेना सबसे आसान होता है। रिटन टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, और तो कॉपी जो आती है फिर उसको मतलब ऑनलाइन वाली जो कॉपी आती है उसको चेक करना भी डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे पिक्चर सही नहीं आता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, कुछ और कोशिश करेंगे करने का कि किस तरह से आपका जो है लॉन्ग और शॉर्ट का टेस्ट लिया जा सके, ठीक है। सर सर क्लास 11 में हम लोगों ने एक बार गूगल फॉर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो सर अगर वैसे होता तो अच्छा होता, क्योंकि अभी बोर्ड्स है तो आंसर प्रैक्टिस का भी ज़रूरत है ना, नहीं तो मार्क्स गंदा हो जाएगा। बोले तो दोनों टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा रिटन टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको आफ्टर ऑल लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं और होप करते हैं कि सिचुएशन तो ठीक ठाक होगी ही, है ना। जुलाई अगस्त से तो लगना चाहिए कि सिलेबस आपका अगस्त के आसपास से सिचुएशन ठीक होने का चांसेस है, देखिए, है ना। उम्मीद तो दुनिया का है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय Thank you, sir. बाय Bye, एवरीबॉडी। sir. सर यस। सर हम सर बैरकपुर आर्मी वालों का ना सर वो फर्स्ट चैप्टर छूट गया था, तो सर अब बस ये उसका कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट्स बता देंगे तो अच्छा होता सर। ठीक, बिल्कुल बता दूंगा। एक क्लास आप लोग रख लीजिए अलग से, ठीक है। सर आप आप लोग ही फ्री कुछ होंगे? बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, तो मैं एक क्लास कर देता हूँ शुरू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।